चूँकि अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी। कल के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी हम पढ़ रहे हैं इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें ये होता है कि फर्म कोई एक संयुक्त बीमा पॉलिसी लेने की जगह जितने भी साझेदार होते हैं उन सब की अलग अलग पॉलिसी लेती है और अलग अलग पॉलिसियों पर प्रीमियम का भुगतान फर्म ही के द्वारा किया जाता है। सारी पॉलिसियां फर्म की ही संपत्ति मानी जाएंगी। किसी भी साझेदार की मृत्यु की दशा में बीमा कंपनी से केवल मृतक साझेदार की जीवन बीमा पॉलिसी की राशि ही प्राप्त होगी, जो सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में बांटी जाएगी। जीवित साझेदारों की पॉलिसियां चालू रहेंगी, परंतु मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों को देय राशि की गणना करते समय अन्य पॉलिसियों के समर्पण मूल्य को भी ध्यान में रखा जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी मृतक साझेदार होगा उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी होंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्हें दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो मृतक साझेदार की पॉलिसी पर बीमा कंपनी से जो पॉलिसी की रकम मिलेगी उसमें उसका हिस्सा, और जो जीवित साझेदार हैं उनकी पॉलिसियों का जो सरेंडर वैल्यू होगी उसमें मृतक साझेदार का हिस्सा। ये दो चीज़ें मिलेंगी मृतक साझेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों को। तो ये दो बातें हैं जिसकी डिटेल अभी हम अगले एग्जाम्पल के ज़रिए जान सकेंगे। एक और टॉपिक आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है अगर पेपर अच्छा बनता है। अच्छा का मतलब थोड़ा सा ऐसा जो कि जिसे कठिन कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में अवकाश ग्रहण और प्रवेश दोनों एक साथ हो रहे होते हैं, और जब अवकाश ग्रहण और प्रवेश दोनों एक साथ होंगे तो हम इसे क्रमवार ढंग से करते हैं। पहले हम अवकाश ग्रहण का लेखा कर लेते हैं और जब उसे हम पूरा कर चुके होते हैं तब उसके बाद में प्रवेश की कार्यवाही शुरू होती है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर होता है कि आप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हों वो बेहतर होता है कि आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो हिस्सों में बनाएं। कैसे अभी हम जानते हैं। फ़िलहाल थोड़ी सी कुछ बातें पढ़ लें। मैंने आपसे अभी कहा कि अवकाश ग्रहण पहले करते हैं और पहले अवकाश ग्रहण का लेखा और फिर प्रवेश का लेखा। तो अवकाश ग्रहण पे करना क्या क्या होता है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अवकाश ग्रहण पे सबसे पहले आपको रिवैल्यूएशन करना होगा संपत्तियों और दायित्वों का। दूसरा जो काम आपको करना होगा वो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस हैं उनका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जो स्पेसिफिक रिज़र्व हैं, है ना, याद आ रहा है स्पेसिफिक रिज़र्व, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वगैरह, उनका लेखा करना होता है। तो इन सभी से संबंधित, अच्छा यही नहीं, गुडविल, जेएलपी या आईएलपी यानी कि इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जो कुछ भी है, यानी कि सारे समायोजन, जितने भी समायोजन हैं वो सब करने होंगे। ये है अवकाश ग्रहण। और उसके बाद में प्रवेश के समय जो नया साझेदार आ रहा होगा उसके आने पर वो कितनी पूंजी लाएगा, पूंजी लाने की एंट्री, उसके आने पे वो गुडविल का कितना भुगतान करेगा, तो गुडविल का पुनर्मूल्यांकन फिर से होगा। अगर गुडविल का मूल्यांकन उसी समय उन्होंने सूचना दे रखी है तो फिर उसका हिस्सा वो लेकर के आएगा, या तो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे हमें करनी होती हैं। इन्होंने बताया है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अवकाश ग्रहण करने वाला है, मान लिया वो पिता है और वह चाहता है, ये सभी की सर्वसम्मति से ही हो सकता है। कोई अगर एक साझेदार चाहे कि अपना हित वह अपने पुत्र को ज़बरदस्ती देगा ही देगा, तो यहाँ हित का हस्तांतरण जो होता है, यानी कि ट्रांसफ़र जो होता है, हस्तांतरण जो होता है वो प्रतिबंधित है, वो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन हाँ, सभी साझेदारों की सहमति से अगर कोई एक साझेदार रिटायर हो रहा है, अगर वो चाहता है अपने पुत्र को या अपने किसी रिश्तेदार को अपना हिस्सा दे दे, तो बिल्कुल ये एंट्री हो सकती है। इसमें रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है, जितना भी उसकी एडजस्टेड कैपिटल आती है जिसे हम फाइनली पेमेंट करते हैं। अगर हम पेमेंट करते तो यहाँ हम क्या एंट्री करते, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यही तो एंट्री करते या बैंक करते, है ना।
लेकिन हम इसको पे नहीं करेंगे। इसकी जगह पे हमने नए पार्टनर को, मान लिया अभी मिस्टर ए रिटायर हुए और उनके लड़के का नाम जो है मिस्टर जेड है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल यानी कि एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ऐसी एंट्री हो जाएगी। फॉर रिटायरिंग पार्टनर सरेंडर हिज शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो शायद कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। सीधे सीधे एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। मनोज और अंकुर साझेदार हैं। तय यह हुआ कि 31 मार्च 2014 को अंकुर अवकाश ग्रहण करेगा। 1 अप्रैल 2014 को राहुल लाभ के 1/3 भाग के लिए प्रवेश करेगा। अब ज़रा सा समझना, मनोज और अंकुर साझेदार हैं, कुछ नहीं कहा जाएगा, कहा गया है तो इनका अनुपात क्या होगा। कुछ ना कहा जाए तो अनुपात कैसा होता है, समान अनुपात होता है। यानी कि ये 1:1 वाले साझेदार हैं, आधा आधा ले रहे हैं। अंकुर अवकाश ग्रहण करेगा बाद वाले, और 1 अप्रैल 2014 को राहुल जो है 1/3 हिस्से के लिए फर्म में आ जाएंगे। ठीक है। सवाल यह है कि अंकुर के जाने के बाद अगर राहुल आएंगे तो मनोज ही बचे थे, और राहुल के आने के बाद अगर ये 1/3 लेंगे तो मनोज को कितना मिलेगा अंकुर के जाने के बाद। तो जाहिर सी बात है पहले हम इसका लिखा करेंगे ऐसे, जैसे ये मान लिया मनोज और अंकुर का रेशियो था कितना, 1:1। अभी मान लेते हैं अंकुर चले गए तो रेशियो कितना बचा, 1, और ये इस पर किसका हक हो गया, मनोज का। लेकिन जब राहुल आ गए तो राहुल ने इसमें से 1/3 ले लिया, तो मनोज पे कितना बचा, 2/3। तो इनका नया रेशियो कितना हो गया, 2:1। बहुत आसान सी बात है, शायद समझ गए होंगे। ये मैंने ऐसे ही बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दायित्व और संपत्तियाँ। दायित्व जो हैं उनमें लेनदार और पूंजियाँ हैं मनोज और अंकुर की। इधर संपत्तियों में रोकड़ है, देनदार है, फर्नीचर है, भवन है, और सबसे महत्वपूर्ण 10,000 की ख्याति है। इस ख्याति खाते को सबसे पहले क्लोज करते हैं और एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 10,000 से, और इसमें ओल्ड रेशियो में इसे बांट देंगे 10,000 को। चलिए आगे के क्वेश्चन को ज़रा सा समझते हैं। अंकुर के अवकाश ग्रहण करने और राहुल के संबंध में ख्याति का रुपये 24,000 तथा भवन का 30,000 का मूल्यांकन किया गया। यानी कि जब अंकुर अवकाश ग्रहण कर रहे होंगे तो अंकुर 24,000 की गुडविल है, तो अंकुर को इसमें 1/2 भुगतान किया जाएगा, यानी कि 12,000, और ये पूरा का पूरा बियर करेंगे कौन, मनोज। तो आप एक एंट्री करेंगे मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000 टू अंकुर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 12,000 पहली एंट्री ये वाली हो जाएगी। और उसके बाद में दूसरी एंट्री गुडविल के लिए क्या होगी, राहुल आ रहे हैं, ख्याति तो 24,000 है, और राहुल आ रहे हैं 1/3 के लिए, तो अभी 8,000 होगा हिस्सा राहुल का। इन्होंने कहा कि ये मूल्यांकन किया गया है कार्यशील पूंजी, यह तय किया गया कि कार्यशील पूंजी 10,000 रखी जाएगी तथा अंकुर देय राशि का प्रबंध है तो आवश्यक राशि नकद लाई जाएगी। अब ये दो बातें, एक तो 8,000 की ये एंट्री कर लेंगे, इसमें इन्होंने बताया है कि मनोज और राहुल आवश्यक पूंजी की राशि लाएंगे तथा अंकुर को उसी दिन भुगतान किया जाएगा। इसमें राहुल कोई नकद धनराशि लाएंगे ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर भी आप वही एंट्री करेंगे, क्या, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मनोजस कैपिटल अकाउंट, कितने से, 8,000 से। ठीक है, ये ख्याति का हो गया। दो एंट्री मैंने बताई, पहले एंट्री होगी जो 10,000 की है वो ख़त्म, 3 एंट्री होंगी। पहले तो आप ख्याति खाता ख़त्म करेंगे, एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, दोनों पार्टनर ही हैं, दोनों डेबिट हो जाएंगे 5-5 हज़ार से। फिर आप अगली एंट्री करेंगे 12,000 से, जिसमें आप अंकुर को क्रेडिट करेंगे और मनोज को डेबिट करेंगे। फिर राहुल के लिए आप एंट्री अगली करेंगे, राहुल का कैपिटल डेबिट करेंगे और मनोज का खाता क्रेडिट करेंगे 8,000 से। ओके, अच्छा, भवन का मूल्यांकन 30,000 किया गया है। भवन अगर आप देखें तो 20,000 का है, और अगर 30,000 का मूल्यांकन किया गया है भवन का, तो ये कितना हो गया, ये हो गया, मेरी बात को सुनना, ये आपका हो गया है 10,000 का गेन।
तो ये 10,000 का जो रिवैल्यूएशन पे लाभ होगा, और तो रिवैल्यूएशन से संबंधित कोई बात है नहीं, तो 10,000 का जो लाभ होगा वो केवल यहाँ पे दिखा दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने गुडविल को वैसे ही ट्रीट कर लिया जैसे अन्य संपत्तियों को करते हैं। मैंने जैसे बताया वैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने गुडविल को वैसे ही ट्रीट कर लिया जैसे बाकी संपत्तियों को करते हैं। जैसे यहाँ गुडविल 10,000 की दिख रही है और इन्होंने बताया कि गुडविल 24,000 रखी गई है। तो अब 10,000 की गुडविल थी और 24,000 रखी गई है, तो कुल मिलाकर के 14,000 की बढ़ोतरी हुई। तो इसे रिवैल्यूएशन के इन्होंने क्रेडिट साइड में दिखा दिया है, और ये गलत भी नहीं टेक्निकली, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आप देखिए 14,000 लिखे हुए हैं गुडविल के लिए, बिल्डिंग के लिए 10,000, ये 24,000 का लाभ बराबर बराबर दोनों में बांट दिया गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, बैलेंस उतारेंगे कैपिटल के, रिवैल्यूएशन पे जो लाभ हुआ है वो ले आएंगे। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि जो मनोज और राहुल बचे हैं, इनमें से कौन कौन कितना कितना पूंजी लेके आएगा। तो देखिए राहुल की पूंजी कितनी, ये तो साफ साफ क्वेश्चन में नहीं, क्वेश्चन में ऐसा सच नहीं दी गई है, लेकिन इसे निकालना पड़ेगा। इसे निकालेंगे कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको इसमें जो काम करने हैं वो ये, आपने इतना तो समझ लिया कि आपने बैलेंस उतार लिए, सॉरी बैलेंस आपने उतार लिए, कैपिटल के रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उतार लिया, बस। बाकी ये बाई कैश कितना कैसे हुआ, टू कैश कितना हुआ, ये आपको समझना है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटीज़, यस और नो। तो असेट्स जो होंगी वो कितनी होंगी, रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल प्लस रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल प्लस कैश बैलेंस रिक्वायर्ड माइनस कैश अवेलेबल। इस चीज़ को ज़रा सा समझना, इस चीज़ को समझेंगे तो बिल्कुल समझ सकेंगे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखिए रिटायरिंग पार्टनर्स की कैपिटल अगर आप निकालें, देखें तो कितनी आ रही हैं। रिटायरिंग पार्टनर में इधर आपके अंकुर हैं, इनकी 32,000 कैपिटल आ रही है ना, तो ये 32,000 रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल हो गई। फिर रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, रिमेनिंग पार्टनर में मनोज जी है, मनोज जी का 56,000 इधर है, ठीक है ना। तो मनोज जी की कैपिटल कितनी आ जाएगी, मनोज जी की कैपिटल 53,000, और ये 53,000 किस तरह से आएगी, एक मिनट, हाँ मनोज जी की कैपिटल 53,000 ही आएगी, क्योंकि ये तो बाद में कैश लाया गया है 3,000, ये इसको भी लाके 56,000 हुई है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप दो टुकड़ों में कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बगैर ये एडजस्टमेंट के अगर आप देखें कि ये एडजस्टमेंट नहीं हुई, ठीक है, तो अभी इनकी कैपिटल कितनी है, 53,000 ही तो है। तो मनोज जी की कैपिटल कितनी है, 53,000। तो आपने देखिए 32,000 रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल, 53,000 इनकी कैपिटल, और इन्होंने एक एडजस्टमेंट बोली है कि कार्यशील पूंजी जो होगी, कार्यशील पूंजी 10,000 रखने। कार्यशील पूंजी का मतलब होता है जो रकम कैश में रहती है या बैंक में रहती है आपके पास, ये कार्यशील पूंजी होती है। जो डेली के रूटीन के डे टू डे वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, उन्हें आप कर सकें, इसके लिए जो रोकड़ होता है, जो रोकड़ है, ठीक है, यानी कि नकदी है, वो कार्यशील पूंजी होती है। यानी कि जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा था ना कि बैंक का बैलेंस इतना रखेंगे, ये दरअसल वही है, बस कहने का तरीका बदल दिया गया है। तो कार्यशील पूंजी यानी कि कैश इतना रखेंगे। तो आपको देखिए क्या क्या पूंजी कितनी है, 32,000 अंकुर की कैपिटल, 53,000 रिमेनिंग कैपिटल, 10,000 आपको बचा के रखने हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपके पास कैश है कितना। तो क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपके पास कैश जो है वो 11,000 है। अब आपको 10,000 बचाने हैं, लेकिन कैश है कितना, 11,000। तो 1,000 तो ये सरप्लस है, यानी कि इतना लाना नहीं पड़ेगा पार्टनर्स को। आर यू गेटिंग द पॉइंट। सपोज दे सेल्स की कैपिटल जो है वो 20,000 रखनी पड़ेगी, तो आप समझिए कि 11,000 ही है आपके पास, तो 9,000 इसके लिए भी चाहिए होंगे, है ना। अगर कार्यशील पूंजी की कोई बात नहीं कहते हैं तो नई फर्म की कैपिटल हम कैसे निकालते हैं, वही रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल, बस सिंपली। लेकिन अगर कहते हैं कि कार्यशील पूंजी इतनी रखनी है या बैंक बैलेंस इतना रखना है, तो जितना रखना है उतना बैंक बैलेंस, यानी कि रिक्वायर्ड बैंक बैलेंस प्लस अवेलेबल बैंक बैलेंस,
ठीक है, ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है मैं फिर से बता देता हूँ। फार्मूला बहुत सिंपल है। फार्मूला है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिक्वायर्ड कैश माइनस अवेलेबल कैश। सीधी सी बात है, तो यही किया गया है। जल्दी से देख लीजिए, आप समझ जाएंगे। आप 32,000 ये कैपिटल थी रिटायरिंग पार्टनर की, 53,000 रिमेनिंग पार्टनर की, 10,000 कैश बैलेंस रिक्वायर्ड था और कैश अवेलेबल जो है वो कितना था 11,000। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 84,000 की संपत्ति आपको चाहिए, कैपिटल चाहिए। ठीक है, तो आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए 84,000। और इसे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, सामने एसेट की जगह लिख लीजिए कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। हम डायरेक्टली वही निकाल रहे हैं, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। तो इस तरह से ये 84,000 आ गई। 84,000 में किसकी कितनी कैपिटल होगी इसे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 84,000 में जो राहुल आ रहे हैं, राहुल वो 1/3 के लिए आ रहे हैं। तो 84,000 का 1/3 कितना होगा ज़रा सा निकालिए। 3 दूनी 6, 3 अठे 24, यानी कि राहुल की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 28,000। तो राहुल 28,000 की कैपिटल लेकर के आएंगे, सिंपल सी बात है। ओके, और अब बच्चे कौन, मनोज। तो मनोज की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, मनोज की कैपिटल बाकी होनी चाहिए। 84,000 में से 28 घटा दीजिए या इसी का 2 गुना कर लीजिए, क्योंकि इनका 2/3 होगा ना। जो मनोज होंगे उनका कैपिटल 2/3 है, 1/3 28,000, तो 2/3 कितना होगा 56,000। अब 56,000 लाने के लिए आपको करना क्या होगा, 56,000 लाने के लिए आपको जो करना होगा वो ये कि 53,000 है ये अभी तक, तो 3,000 ये और लेकर के आएंगे, तो 56,000 हो गया इनका। इनका तो 32,000 था ही अंकुर का, ये जितना था इतना टू कैश करके पे कर दिया। और ये मिस्टर राहुल कितना लेकर के आएंगे 28,000। दैट्स वेरी सिंपल। ओके, और रही बात इसकी कि गुडविल का ये कुछ नहीं लेकर के आए, तो गुडविल का ट्रीटमेंट यहाँ वैसे कर दिया गया ना सामान्य सेट को मान के, इसीलिए ये गुडविल का कुछ भी लेके नहीं आएंगे इन दिस केस। तो बाकी कैश की अगर हम बात करें तो कैश का बैलेंस 11,000 था, मनोज 3,000 लेके आए, राहुल 28,000 लेके आए, अंकुर की कैपिटल 32,000 पे करने के बाद 10,000 आपका बैलेंस बचा रहा। बैलेंस शीट में आप कैश 10,000 दिखाएंगे, डेटर्स जितने थे, फर्नीचर जितने थे, गुडविल 24,000 की हो जाएगी और बिल्डिंग 30,000 की हो जाएगी 20 की जगह। क्रेडिटर 11,000 के थे हैं, कैपिटल मनोज की 56,000, राहुल की 28,000। जो रही बात उसकी कि कैसे निकालेंगे रेशियो, तो ओल्ड रेशियो आप जानते हैं 1:1 था, नया पार्टनर 1/3 के लिए आए, तो बचा कितना, रिमेनिंग पार्टनर का गेन तो पूरा का पूरा वही होगा जब वो चला जाएगा जितना उसका होना चाहिए। देखिए 1/2 हिस्सा था उसका, उसमें से 1/3 इसने ले लिया, तो बचा कितना 1/6, 1/6 इन्होंने गेन करा है। ओके, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी इन्होंने निकाल दिया है। मनोज का न्यू रेशियो क्या होगा, मनोज का रेशियो होगा 1/2 उसने प्राप्त किया था, उसमें से 1/6 और मिल गया तो 2/3 हो गया। ये एक तरीका है कि आप पहले गेन निकालें फिर जोड़ें, ये भी है। और दूसरा सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया था, और ये बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। देखिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 1:1 था किसका, मनोज और अंकुर का, है ना, मनोज और अंकुर का ये रेशियो था। अभी क्या हुआ, मनोज ही बचे केवल, तो ये हटा दीजिए तो क्या बचा 1 रेशियो, यानी कि पूरे पे अधिकार किसका हो गया, पूरे 1 रेशियो पे मनोज का। राहुल आए, उन्होंने 1/3 लिया, तो बचा कितना, जो बचा वो किसके लिए बचेगा, मनोज के लिए बचेगा। तो बचा कितना, 1 था मनोज के पास, उसमें से 1/3 चला गया, तो कितना बचा 2/3। तो सिंपल सी बात है, मनोज और अंकुर का जो रेशियो हो जाएगा वो 2/3 और 1/3, यानी कि 2:1 हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपने अभी देखा है और ये आपको अभी समझना है। ओके गर्ल्स, तो आज के लिए मैं एक ही क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन भले है लेकिन इसे अच्छे से करें और समझ के कर लें, ठीक है। कल पढ़ेंगे साझेदार की मृत्यु। ओके, थैंक यू।